हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन वीएम क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 की इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं। जो हमारी पहली बुक चल रही थी समष्टि अर्थशास्त्र, मैंने उसका पार्ट 1 बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि इंट्रोडक्शन बताया था मैंने आपको राष्ट्रीय आय का, कि जी क्या होता है, एन क्या होता है, पी क्या होता है, डी क्या होता है, और भी मैंने बहुत बताए थे। जीडीपी एमपी क्या होता है, जीएनपी एफसी क्या होता है, एनडीपी एफसी क्या होता है, एनएनपी एमपी क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके देख लें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में बताया था कि राष्ट्रीय आय का आकलन हम 3 विधि से करते हैं। पहला उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन, दूसरा आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन, और तीसरा व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन। तो आज मैं इन्हीं का पूरा बताने वाला हूं कि कैसे हम राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन, उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किस प्रकार से किया जाता है। तो उत्पादन विधि द्वारा जीडीपी एमपी माने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप पार्ट 1 जाके देख लें, उसमें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता रखा है कि ये क्या है। अब देखते हैं उत्पादन विधि द्वारा जीडीपी एमपी, इसे हम घरेलू आय भी बोल सकते हैं। तो सभी क्षेत्रों के उत्पादन का मूल्य, जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी का उत्पादन का मूल्य, और सभी क्षेत्रों के मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य, और जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी के मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य है। इसमें सभी क्षेत्रों के उत्पादन के मूल्य को माइनस करने पे, मध्यवर्ती क्षेत्र को उपभोग के मूल्य को माइनस करने पे हमारा उत्पादन विधि द्वारा जीडीपी एमपी निकल जाता है। इसके बाद उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय, यहाँ पे हमने घरेलू आय निकाली थी और ये हमारी राष्ट्रीय आय है एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टरी कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य माइनस मूल्यह्रास प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। ये मूल्यह्रास क्या है? जितना भी हमारी वस्तु, अगर हमने कोई कार खरीदी और हमारा उसमें अगर हम उसे सेकेंड हैंड बेचते हैं तो वो हमारी आधी रेट में बिकती है, या फिर उसमें कुछ खराब हो जाता है तो वो कम रेट में बिकती है। तो इसे मूल्यह्रास, किसी भी कारण से किसी वस्तु का मूल्य घटित हो जाना मूल्यह्रास कहलाता है। मैं आपको पूरा डिटेल में इसे थ्योरी में बताने वाला हूं जब हमारी चैप्टर की थ्योरी स्टार्ट होगी। देखते हैं एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, और एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इन दोनों के बारे में भी मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था कि क्या है ये। उत्पादन का मूल्य ज्ञात करने के तरीके। अब देखते हैं उत्पादन का मूल्य किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। जो हमारा उत्पादन का मूल्य यहाँ आ रहा है, उसका मूल्य किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो उत्पादन का मूल्य बराबर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य प्लस द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य प्लस तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य। उत्पादन का मूल्य ज्ञात करना हमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य, द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य के जोड़ने से हमें उत्पादन का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अब दूसरी तरीके से उत्पादन का मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य यहाँ प्लस आएगा, प्लस अन्य क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य। अब उत्पादन का मूल्य बराबर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य, और जितने भी अन्य क्षेत्र हैं, तृतीयक हो, द्वितीयक हो, चतुर्थक हो, उन सभी के क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य को जोड़ने पे हमें उत्पादन का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अब हमारा जो तीसरा तरीका है वो है, तीसरा तरीका हमारा क्या है उत्पादन का मूल्य ज्ञात करने के लिए। बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री, जितनी भी हमारी माल की बिक्री हुई है, और स्टॉक में परिवर्तन, जितना भी हमारा स्टॉक था उसमें जो भी परिवर्तन आया है उसे हम उसको जोड़ने पे हमें उत्पादन का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अब हमें स्टॉक में परिवर्तन कैसे ज्ञात होगा। स्टॉक में परिवर्तन हमें प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक
तो स्टॉक में परिवर्तन हमारा कैसे ज्ञात होगा? प्रारंभिक स्टॉक, जितना भी हमारा पहले स्टॉक बचा हुआ था, पहले स्टॉक हमारा जितना भी था बचा हुआ था, उसको अंतिम स्टॉक में से घटाने पर हमारा स्टॉक में परिवर्तन ज्ञात हो जाएगा। अब देखते हैं मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को ज्ञात करने के तरीके। तो इसके भी 3 तरीके हैं। मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य बराबर प्राथमिक क्षेत्र के मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य प्लस द्वितीयक क्षेत्र के मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य प्लस तृतीयक क्षेत्र के उपभोग का मूल्य। ऐसे ही इसमें हुआ था हमारा उत्पादन के मूल्य में, बस यहाँ मध्यवर्ती क्षेत्र के उपभोग का मूल्य आ गया है उत्पादन की जगह। तो अब देखते हैं मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य ज्ञात करने का दूसरा तरीका क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के उपभोग का मूल्य प्लस अन्य क्षेत्र के मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। प्राथमिक क्षेत्र, जितने प्राथमिक क्षेत्र उन सभी के मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य प्लस अन्य सभी क्षेत्रों के मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य, जितने भी अन्य क्षेत्र हैं। हमारा तीसरा तरीका है वो है मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य को ज्ञात करने का तरीका क्या है? तीसरा कि कच्चे माल की खरीद, जितना भी हमने अपना कच्चा माल लगाया है, मान लो हमने एक फैक्ट्री खोली कपड़े की, वहां पे हम जीन्स बनाते हैं, तो जीन्स में हमें जितना भी खर्चा आया है, जीन्स के कपड़े में हमारा जितना भी खर्चा आया है, उन सब की खरीद वो हमारा हो गया कच्चा माल। और ईंधन शक्ति, जितने भी हमारा कारखाने को चलाने में बिजली लगी है या अन्य जितने भी प्रोडक्ट लगे हैं, उन सभी को खर्चे को दोनों को जोड़ने पे हमारा मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। हाँ, एक और बात, मैंने जो आपको स्टॉक में परिवर्तन निकालना बताया था, वो मैंने आपको गलती से पहले प्रारंभिक स्टॉक बता दिया, फिर अंतिम स्टॉक बता दिया, लेकिन ये गलत है। पहले आएगा हमारा अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। सॉरी इस गलती के लिए। तो हमारा जो स्टॉक में परिवर्तन निकलेगा वो आएगा हमारा अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक। जितना भी हमारा अंतिम स्टॉक था उसमें से जो हमारा पहले का स्टॉक था उसको घटाने पे हमारा स्टॉक में परिवर्तन ज्ञात हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारी अगली विधि आती है उसका नाम है आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय। तो आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किस प्रकार किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय, आय विधि द्वारा GDP-MP, आय विधि द्वारा घरेलू आय। सबसे पहले हमें कर्मचारी को पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष और स्वयं नियोजित की मिश्रित आय को जोड़ना होता है, जिसके बाद हमारा आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का घरेलू आय का GDP-MP का आकलन हो जाता है, ज्ञात हो जाता है, हमारी घरेलू आय ज्ञात हो जाती है। अब आप कहेंगे कि कर्मचारी को पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष या स्वयं नियोजित की मिश्रित आय है क्या? तो इसके बारे में मैं आपको जब हमारा चैप्टर चालू होगा, जब हमारी थ्योरी चालू होगी, तो मैं इसके बारे में आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि कर्मचारी को पारिश्रमिक, स्वयं नियोजित की मिश्रित आय और परिचालन अधिशेष है क्या। अब देखते हैं आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय, आय विधि द्वारा NNP-FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। तो आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किस प्रकार किया जाता है, तो कर्मचारी को पारिश्रमिक जोड़ा जाता है, परिचालन अधिशेष जोड़ा जाता है, स्वयं नियोजित की मिश्रित आय जोड़ी जाती है और NFIA, विदेशों से प्राप्त शीर्ष साधन आय जोड़ी जाती है। तो हमारा आय विधि द्वारा NNP-FC ज्ञात हो जाता है, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाती है। अब देखते हैं हम परिचालन अधिशेष। ये जो हमारा परिचालन अधिशेष है, इसे ज्ञात करने की क्या विधि है, किस प्रकार से परिचालन अधिशेष को ज्ञात किया जाता है। तो परिचालन अधिशेष बराबर ब्याज, जो भी हमारा ब्याज है, लगान या किराया, रॉयल्टी प्लस लाभ, ब्याज, लगान या किराया, रॉयल्टी प्लस लाभ। अब परिचालन अधिशेष को दूसरे तरीके से कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ब्याज प्लस लगान या किराया प्लस रॉयल्टी प्लस लाभांश प्लस अवितरित लाभ प्लस कंपनी या निगम, इन सबको जोड़ने पे हमारा परिचालन अधिशेष ज्ञात हो जाता है। अब आप कहेंगे कि रॉयल्टी है क्या? जैसे आपने कोई कार बनाई और आपकी कार अभी तक आपके नाम से बिक रही है, तो जो आपकी कार उस बनाने वाले के नाम से बिक रही है उससे रॉयल्टी का आएगा। मतलब आप उस कार के आपने वो कार इन्वेंट की है, तो आविष्कार किया है, तो वो आपकी रॉयल्टी होगी।
अब देखते हैं हम कर्मचारी को पारिश्रमिक में शामिल की जाने वाली मदें। कर्मचारी को पारिश्रमिक में शामिल कौन सी मदें की जाती हैं, उसके बाद हम देखेंगे कौन सी मदें शामिल नहीं की जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नगद वेतन या मजदूरी। जितना भी मजदूरों को नगद वेतन मिलता है या मजदूरी मिलती है वो शामिल की जाती है। महंगाई भत्ता, मान लीजिए अगर कर्मचारी किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो अगर उसके जो प्रोडक्ट बना रहा है अगर वो महंगा हुआ तो इसकी तनख्वाह पे भी या इसकी सैलरी पे भी महंगा असर पड़ेगा, इसकी सैलरी भी ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए इसे महंगाई भत्ता कहते हैं। इसे शामिल किया जाता है। बोनस, उसे बोनस भी मिलेगा। बिक्री स्टॉक में कमीशन का भुगतान, और जो जितना भी अगर बिक्री ज्यादा हुई तो उसे भी कमीशन मिलेगा। इस पे मुफ्त भोजन मिलेगा, उसे आवास मिलेगा और चिकित्सा सुविधा मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी कार्य करने बाहर जाता है तो उसे फ्री में खाना दिया जाता है, रहने की व्यवस्था और हॉस्पिटलाइजेशन मतलब चिकित्सा सुविधा भी दी जाती है। शामिल न की जाने वाली मदें कौन सी है? कर्मचारी के पारिश्रमिक में शामिल न की जाने वाली होती। तो यात्रा भत्ता, जो भी वो यात्रा करेगा उसे उसका पैसा कुछ नहीं मिलेगा, उसे ना ही पेंशन मिलेगी, उसे ना भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए ना कोई पैसे मिलेंगे। मान लीजिए कोई कर्मचारी अपने भविष्य के लिए पैसे सेव करना चाहता है तो उसके लिए उसे पैसे नहीं मिलेंगे। सामाजिक सुरक्षा योजना में अंशदान, कर्मचारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना में अंशदान, उसकी जो सोसाइटी है उसकी सुरक्षा में कोई उसे पैसे नहीं मिलेंगे और ना ही उसे जीवन बीमा कराने के लिए कोई भुगतान मिलेगा, कोई पैसे मिलेंगे। तो यही थे हमारे आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन। अब इसके बाद जो हमारी अगली विधि आती है उसका नाम है व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन। ये हमारी आखिरी विधि है। व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किस प्रकार किया जाता है? तो इसके भी दो मेथड है। तो व्यय विधि द्वारा जीडीपी-एमपी, व्यय विधि द्वारा एनपीएफसी। व्यय विधि द्वारा घरेलू आय और राष्ट्रीय आय। घरेलू आय कैसे निकाली जाती है? निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण। निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण। अब व्यय विधि द्वारा एनएनपीएफसी कैसे निकालते हैं? निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस शुद्ध निर्यात प्लस माइनस मूल्यह्रास। इसमें निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात को जोड़ने पे और मूल्यह्रास को घटाने पे व्यय विधि द्वारा एनएनपीएफसी यानी राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है। अब देखो यहाँ शुद्ध निर्यात हम कैसे निकाल सकते हैं? तो शुद्ध निर्यात बराबर निर्यात माइनस आयात। जितना भी हमारे देश से माल गया है शुद्ध निर्यात में मतलब जितना भी हमारे देश से माल गया है और विदेश से माल आया है उसे शुद्ध निर्यात कहेंगे। उसको घटाने पर निर्यात जितना भी, निर्यात मतलब जाना, आयात मतलब आना। तो जितना भी हमारे देश से माल गया है और जितना भी हमारे देश में माल आया है उन दोनों के डिफरेंस को शुद्ध निर्यात कहा जाता है। एक बार फिर से, शुद्ध निर्यात और आयात के अंतर को, निर्यात और आयात के डिफरेंस को शुद्ध निर्यात कहा जाता है, शुद्ध निर्यात कहते हैं। अब देखते हैं ये अगर शुद्ध निर्यात की जगह शुद्ध आयात हुआ तो क्या होगा? शुद्ध आयात। तो शुद्ध निर्यात में अगर मान लो निर्यात हमारा 10 है और आयात हमारा 5 है तो आएगा 5। अब शुद्ध आयात है तो आयात माइनस निर्यात होगा। तो यहाँ पे हमारा आयात कितना था? 5 और निर्यात 10, तो हमारा आ गया -5। तो हम सिंपली समझ जाते हैं कि मतलब शुद्ध निर्यात में हमारा जो प्लस का आता है और शुद्ध आयात में -5 आ गया। अगर मान लो निर्यात 5 होता और आयात 10 तो यहाँ पे -5 आता। अब यहाँ पे ये होता 10 और ये होता 5 तो हमारा ये आता प्लस का। मान लिया हम जितना भी हमारा शुद्ध निर्यात आएगा, अगर हमें शुद्ध आयात निकालना है तो हम माइनस बाहर और फिर -5 तो हमारा शुद्ध निर्यात
शुद्ध आयात प्लस का आ जाएगा। तो ऐसे हमारा शुद्ध निर्यात और शुद्ध आयात निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण, यहां से हमारा चालू सकल घरेलू पूंजी निर्माण को ज्ञात करने के तरीके। सकल घरेलू पूंजी निर्माण, यहाँ पे मैंने बताया था आपको सकल घरेलू पूंजी निर्माण को जोड़ा जाता है। तो क्या है सकल घरेलू पूंजी निर्माण को ज्ञात करने के तरीके? सबसे पहला तरीका है हमारा सकल घरेलू पूंजी निर्माण शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण प्लस मूल्यह्रास। अगला है हमारा सकल घरेलू पूंजी निर्माण बराबर सकल अचल पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन। यहाँ पे हमें शुद्ध को हटाने के लिए सिर्फ घरेलू पूंजी निर्माण हमारा वही रहेगा, शुद्ध की जगह हमें सकल लाना होगा। तो शुद्ध को हटाने के लिए हमें मूल्यह्रास जोड़ना होगा। और यहाँ पे सकल अचल, हमें अचल को हटा के घरेलू लाना है, तो हमारा स्टॉक में परिवर्तन जुड़ जाएगा। ये एक ट्रिक है, मतलब अगर आपको शुद्ध को हटाना है और सकल को लाना है तो मूल्यह्रास, अगर अचल को हटाना है और घरेलू लाना है तो स्टॉक में परिवर्तन। अब यहाँ पे मैंने आपको इसमें मिक्स ही बताया है, तो इसमें हमारा शुद्ध अचल पूंजी निर्माण, यहाँ पे हमारा शुद्ध भी आ रहा है और अचल भी आ रहा है। तो शुद्ध अचल, तो शुद्ध को हटाने के लिए हमें मूल्यह्रास और अचल को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टॉक में परिवर्तन। इन दोनों को ही जोड़ना पड़ेगा। तो शुद्ध सकल घरेलू पूंजी निर्माण बराबर सकल अचल पूंजी निर्माण प्लस मूल्यह्रास प्लस स्टॉक में परिवर्तन। इन सबको जोड़ने पे हमारा सकल घरेलू पूंजी निर्माण ज्ञात हो जाएगा। एक और है हमारा आखिरी, सकल घरेलू पूंजी निर्माण को शुद्ध निर्यात और मूल्यह्रास को जोड़ने से भी हमारा सकल घरेलू पूंजी निर्माण निकल जाता है। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। इसके बाद हमारी अगली वीडियो थ्योरी के ऊपर होगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है या कोई कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पेज का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप जाके हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको इन सभी के नोट्स मिल जाएंगे, एकदम क्लियर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। वहां पे सभी के नोट्स, जिससे पहली वाली वीडियो उसके भी नोट्स मिल जाएंगे, और मैंने पॉलिटिकल साइंस के भी नोट्स वहां पे प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपको हमारी अपडेट मिलती रहे। और हमारे चैनल को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।